जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे जो पुराने साथी हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो नए साथी इस वक्त देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 69 है। इसके पहले 68 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। आज की प्रैक्टिस सेट एकदम दमदार प्रैक्टिस सेट होने वाली है साथियों, क्योंकि आपको जिस भी टॉपिक से प्रश्न उठा होगा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? मूर्धन्य कहते हैं, दंत कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं, या फिर कंठोष्ठ कहते हैं? क्या कहते हैं? तो साथियों दंत कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उच्चारण स्थान खत्म कर ही देते हैं साथियों। कंठ की बात करें तो छोटा बड़ा क वर्ग, क ख ग घ अंगा, ह अह आता है। ठीक है, तालु में छोटी बड़ी च वर्ग आता है, य और श आता है। मूर्धा में बात करें तो री बड़ी री, ट ठ ड ढ ण र और खटकोण वाला ख आता है। दंत में री त थ द ध न ल स आता है। ओष्ठ में छोटा उ बड़ा उ प वर्ग आता है। और नासिका में इया म अंगा ड़ न आता है। कंठ तालु में ए आता है। कंठोष्ठ में ओ अ आता है और दंतोष्ठ में व आता है साथियों। उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा मत परीक्षा तक। अगला प्रश्न है, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह है, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्ध विराम। अब साथियों विराम चिन्ह से प्रश्न उठा है तो विराम चिन्ह को खत्म ही करना है। तो बताइए क्या होगा? आना जाना में अपेक्षित जो विराम चिन्ह होगा वो क्या होगा? तो साथियों योजक चिन्ह होगा। ठीक है, अब विराम चिन्ह के भेद के बारे में बात करते हैं साथियों। विराम चिन्ह के जो भेद है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं और ये विराम चिन्ह इस प्रकार है। देखिए 20 विराम चिन्ह आपको यहाँ मिलेंगे। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह जिसे कहते हैं, निर्देशक चिन्ह, डैश, संयोजक चिन्ह, समासिक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु, हंस पद, टीका सूचक, अवतरण चिन्ह, ये सारे 20 चिन्ह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साथियों। और पीडीएफ में आप सभी को ये एकदम बेहतरीन ढंग से मिलेगा, कितना भी जूम करके पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो साथियों गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब संज्ञा से प्रश्न उठा है तो संज्ञा को खत्म करना ही होगा। किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं साथियों, कौन कौन से होते हैं वो जरूर जानिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, गंगा, पटना आदि होता है। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नदी, पर्वत, देश, महासागर आदि आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना, चांदी, तेल, पानी, घी आदि होता है। समूहवाचक संज्ञा झुंड, वर्ग, आयोग, पुलिस, सेना, परिवार आदि। भाववाचक संज्ञा दया, मिठास, बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन आदि। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद हो गए थे ये। निम्न में पार्श्विक वर्ण है, स, र, ल, व। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो साथियों ल जो है वो पार्श्विक वर्ण है। संघर्षी वर्ण की बात करें तो स, ख, स होता है। पार्श्विक ल होता है। लुंठित र होता है साथियों। उच्छिप्त की बात करें तो ढ़, ढ होता है। अंतस्थ या जिसे अर्धस्वर भी कहते हैं वो य और व होता है। ठीक है साथियों, निम्न में से विकारी शब्द कौन है? क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। विकारी शब्द कौन है? तो विकारी या विकारी आपको दिमाग में आता होगा कि विकारी कौन शब्द होते हैं, अविकारी कौन शब्द होते हैं, विकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, अविकारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, वो देखिए। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है क्रिया। विकारी शब्द कौन है? क्रिया है। लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता रहता है वह शब्द क्या होते हैं? विकारी कहलाते हैं, जैसे तुम, वह, बालक आदि। अविकारी शब्द क्या होते हैं साथियों? जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द अविकारी कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ इत्यादि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द होते हैं उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो याद रखिएगा साथियों। दरिद्रता में किस प्रकार की संज्ञा है? किस प्रकार की है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, या फिर समूहवाचक है? तो दरिद्रता में किस प्रकार की संज्ञा है साथियों? तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब दरिद्रता में भाववाचक संज्ञा होती है जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि। ठीक है साथी, वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइएगा। अगर जो हमारे साथी वीडियो में अंत तक बने रहेंगे वो कुछ ना कुछ सीख के अवश्य जाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिए, कमर कस के बैठा करिए साथियों। आप लोग जल्दबाजी मत दिखाया करिए, 15-20 मिनट में कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन आप 15-20 मिनट तक रुक जाते हैं तो आप सीख के जरूर जाएंगे, ये हमारी गारंटी है और आप खुद जानते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द पहचान करें। पृथ्वी, अरहर, काशी, घी।
तो पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। हिंदी में 2 पुल्लिंग होते हैं साथियों, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आपको पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। तो घी जो है साथियों वो पुल्लिंग है, बाकी क्या है आपकी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, मकई, दाल, इमली, काशी, मथुरा, अयोध्या आदि क्या है स्त्रीलिंग है साथियों, जबकि घी, रही, पानी, हाथी आदि शब्द क्या है पुल्लिंग है। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, निम्न में से वे शब्द कौन है? क्रोध, क्षमा, छाया, आंसू। अब साथियों आपको वचन बताना है, तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन। अब वो ऑप्शन चुनना है जो सदा यानी हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो साथियों आंसू जो है वो सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, बाकी क्रोध, क्षमा और छाया हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। देखिए आपको और सारा हम उदाहरण देते हैं। हिंदी में जो वचनों की संख्या होती है साथियों वो 2 होती है, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा एक वचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग आदि। और हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोम, होश आदि। साथियों हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृद्ध, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग, लेखक गण आदि। ठीक है, सुरभि भाई के लिए मिष्ठान लाती है, वाक्य में किस प्रकार का कारक है साथियों? कारक से प्रश्न उठा है। करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है या फिर संबंध कारक है? तो कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है साथियों। अब कारक की बात हुई है तो साथियों कारक की बात कर ही लेते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वही कारक होता है। और साथियों हिंदी में जो कारक के भेद होते हैं वो 8 होते हैं। कारक और विभक्ति देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु निर्मित वास्ते, अपादान से अलगाव के रूप में प्रयोग होता है, और संबंध का के की रा रे री नाने नी, अधिकरण में पर के ऊपर के भीतर, संबोधन हे अरे हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 8 कारक याद होने चाहिए, उनके परसर्ग याद होने चाहिए जिससे आप पता लगा पाएं। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सर्वनाम का भेद नहीं है साथियों? नहीं है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, गुणवाचक। तो सर्वनाम का भेद नहीं है वो बताना है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है गुणवाचक। ठीक है, अब साथियों सर्वनाम की बात हुई तो सर्वनाम के बारे में जान ही लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, याद रखिएगा। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं साथियों, क्योंकि गुणवाचक बात हुई थी तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक सर्वनामिक विशेषण या जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, घी में कुछ मिला है वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो घी में कुछ मिला है, कुछ शब्द अब क्या दिख रहा है तो कौन से प्रकार में है सर्वनाम के? तो साथियों अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कहीं आपको कोई कुछ मिले तो वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं साथियों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और फिर निजवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं साथियों। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई और कुछ। ठीक है, किसी। प्रश्नवाचक में कहीं आपको क्या, कौन, कैसे मिल जाएगा। निजवाचक में आप स्वयं खुद मिल जाएंगे। संबंधवाचक में जो सो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो परसर्ग मिलते हैं उनसे आप पता कर पाएंगे साथियों कौन सा सर्वनाम होगा। गरिमा अति सुंदर लड़की है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? साथियों आप लोग उबिएगा मत, क्योंकि पढ़ाई से उगना नहीं है। आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको धैर्य रख के पढ़ना होगा। आप अपने पथ से बिल्कुल मत विचलित होइएगा। ठीक है, तो गरिमा अति सुंदर लड़की है, रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? सर्वनामिक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो कौन सा विशेषण है साथियों? तो अति जो है इनमें से कोई नहीं है साथियों। ठीक है, अति सुंदर लड़की है, विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा साथियों? प्रविशेषण होगा। ठीक है, रेखांकित शब्द अति में प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता यानी गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु आदि। विशेषण के 4 भेद होते हैं साथियों, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, बालिका निबंध लिख रही है, वाक्य में क्रिया का भेद है, अकर्मक है, सकर्मक है, प्रणर्थक है या फिर पूर्वकालिक है। तो वाक्य में क्रिया का भेद बताना है साथियों। बालिका निबंध लिख रही है तो साथियों यहाँ पे क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। जब क्रिया में क्या का प्रश्न लगाएंगे
तो वहाँ पे उत्तर निकल आएगा, और जब उत्तर निकल आएगा साथियों तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उत्तर नहीं निकलेगा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और प्रणार्थक क्रिया क्या होती है और पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। क्रिया क्या होता है पहले वो जान लीजिए। जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे बालिका निबंध लिख रही है, वाक्य में सकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि क्रिया से क्या अथवा कौन के प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए साथियों तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उत्तर मिला है निबंध, तो यह क्या होगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है वो जान लीजिए। जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है साथियों। जैसे करवाना, करना से करवाना हो गया। कटवाना, काटना से कटवाना। लजवाना, लजाना से लजवाना हो गया। लिखवाना, लिखना नहीं लिखवाना, माने लिख नहीं रहा लिखवाना, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है साथियों। पूर्वकालिक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया का सिद्ध होना किसी दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पहले पाया जाए और जो लिंग वचन पुरुष से प्रयुक्त ना हो, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जैसे उदाहरण से समझिए, सुकन्या पढ़कर सोती है, तो सुकन्या पहले पढ़ती है फिर सोती है, तो यहाँ पढ़ने का कार्य सोने के पूर्व हो चुका है, अतः यहाँ पे पढ़कर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न है, नेहा अपने भाई से निबंध लिखवा रही है, वाक्य में क्रिया बताना है साथियों। सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है या फिर पूर्वकालिक है। तो भाई से निबंध लिखवा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया अभी आपने पढ़ा, तो जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है साथियों। निम्न में से क्रिया विशेषण के भेद नहीं है, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक या फिर निजवाचक। अब साथियों अभी तक जो हमारे साथी टिके हुए हैं, धैर्य बना के वीडियो को देख रहे हैं, वो तो इस प्रश्न का उत्तर तो आसानी से ही दे पाएंगे, क्योंकि इसके पहले नए होंगे तब भी दे पाएंगे, क्योंकि साथियों इसके पहले उनको डिटेल में बताया जा चुका है कि क्रिया विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं और किस में कौन सा भेद है, वो देख चुके हैं। तो हमारे जो नए साथी हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो पुराने साथी हैं तो उनको दिक्कत होगी ही नहीं, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस सेट से बराबर जुड़े हुए हैं, तो उनको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है निजवाचक। ठीक है, निजवाचक किसका भेद है साथियों, ये सर्वनाम का भेद है, तो इसलिए क्रिया विशेषण के भेद नहीं है ये। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक साथियों। ठीक है, अभी रीतिवाचक से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, लो आ ही गया, हमने बता दिया इस प्रश्न का उत्तर। दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, वाक्य में क्रिया विशेषण है साथियों, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है, रीतिवाचक है या फिर कालवाचक है। तो साथियों इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा ताकि आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण कभी गलत ना हो। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वे तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तो परिभाषा थी। ठीक है, अब परिभाषा भी याद रखिएगा, लेकिन अगर परिभाषा याद नहीं होती है, वैसे तो याद हो जाएगी क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, अगर याद नहीं होती है तो इन सब शब्दों से आप पकड़ पाएंगे कि रीतिवाचक विशेषण है, क्रिया विशेषण है या नहीं। तो देखिए, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा ठीक, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव है, कदाचित, बहुत करके, हाँ ठीक, सच जी, जरूर, अतएव, किस लिए, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि। ये बहुत सारे शब्द हैं जिनको देख के आप पहचान कर पाएंगे कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है या नहीं है। ठीक है, बाकी परिभाषा आप जानते हैं कि जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वहीं पे होता है रीतिवाचक। उसने पूजा की है, वाक्य में किस प्रकार का काल है। जानते हैं आप लोग हिंदी में कितने काल होते हैं, 3 होते हैं साथियों, एक वर्तमान काल, एक भूतकाल, एक भविष्य काल होता है, और उन्हीं में से यह ऑप्शन है साथियों। और आपको बताना है कि यह किस प्रकार का काल है। सामान्य भूत है, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है और सामान्य वर्तमान है। तो साथियों आसन्न भूत है। अब काल के 3 भेद होते हैं, यहाँ पे काल कर लीजिएगा, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आसन्न भूत क्या होता है, जिस क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल की सूचित होती है उसे हम आसन्न भूत कहते हैं, जैसे मैंने खाना खाया है। ठीक है, और पूर्ण भूत क्या होता है साथियों, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा था, पता नहीं कब का लिखा था, तो लिखा था, थी थे अगर आपको दिखे तो पूर्ण भूत है, वो पूरा का पूरा भूतकाल में है। सामान्य भूत की बात करें तो जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे हम सामान्य भूत कहते हैं, जैसे राम गया, मैंने खाया। ठीक है, तो ये सामान्य भूत है। वर्तमान, सामान्य वर्तमान क्रिया का वह रूप जिस क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, जैसे मैं खाता हूँ, नरेंद्र लिखता है, ता है, ती है, ते हैं, आता है, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान हो जाएगा साथियों। ठीक है, मैं तुम्हारी काफ़ी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, वाक्य में कौन सा वाक्य का भेद है साथियों, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको पहचानना है कि संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है। साधारण तरीके से है तब तो साधारण वाक्य है, लेकिन पर तुम ना आए, पर शब्द लग गया
और पर शब्द से हम कैसे जानेंगे कि ये अब दो में से एक ही होगा या फिर संयुक्त होगा या फिर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साथियों, यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, कहीं आपको की मिलता तो वह मिश्रित वाक्य हो जाता, लेकिन आपको पर, किंतु और, इसलिए, या आदि से जुड़े जाते हैं क्या, दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक माने पर, किंतु और, इसलिए, या आदि से जुड़े जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाते हैं साथियों। ठीक है, इनको याद रखिएगा, इन्हीं से आप पता कर पाएंगे आसानी से, जल्दी से। यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? विधानार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। तो कौन सा वाक्य होगा साथियों? संकेतार्थक वाक्य होगा। संकेत दिया जा रहा है, यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ, माने तुम चलोगे तो मैं चलूंगा, संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, अब साथियों देखिए, जिस वाक्य में संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूँ, अर्थानुसार वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप लोग। विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य या विस्मयादिबोधक वाक्य। ये 8 भेद हैं साथियों वाक्य के, तो इनको याद रखना है। तो साथियों ये था पूरा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट को जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे जो भी साथी देख रहे हैं ईमानदारी से लाइक करिएगा। आपके लाइक से साथियों हमें मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम फिर से एकदम ज़बरदस्त मोटिवेट होके आप लोगों के लिए एकदम खड़े हो जाएं। लो भाई लो, जितना हो सके आप लोगों के लिए निचोड़ लेके इस वीडियो में आएँ या अगली वीडियो में लेके आएँ, ताकि आप लोग एकदम निचोड़ ही पढ़िए, किताब पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो साथियों आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग सपोर्ट करिए। बाकी हम आप लोगों के लिए बराबर खड़े हुए हैं। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए साथियों, टेंशन मुक्त रहिए।